नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे सेकुलरिज्म के फ्यूचर के बारे में इंडिया में। तीसरे नंबर पे इटालियन मरीन्स केस और चौथे नंबर पे एथिक्स का एक क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, चाइना को सरपास करके इंडिया जल्द ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बनने वाला है। 2 अलग अलग एजेंसीज का एस्टिमेशन है इंडिया की फ्यूचर पॉपुलेशन के बारे में। एक IHME यानी इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन और दूसरा प्रोजेक्शन है UN का। 2050 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी, इस बारे में देखो दोनों का जो एस्टिमेशन है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। कैसे? IHME एस्टिमेट करती है कि 2050 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.61 बिलियन के आसपास होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली बात करें तो 2048 में इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.61 बिलियन। और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है UN, ये प्रोजेक्ट करती है कि 2050 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.64 बिलियन होगी। आप देख सकते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लेम हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 में कितनी होगी, सेम है। बट देखो, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन पीक पर होगी 2050 में। यहां पर देखिए, इस प्रकार से किसी भी देश की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। इंडिया 2050 में तीसरी स्टेज पर होगा, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी टोटली। अब देखो, मान लीजिए हर एक कपल अगर 2 बच्चे पैदा करते हैं तो फिर पॉपुलेशन स्टेबल ही रहेगी। बट ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे किसी भी देश में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा आती है, फर्टिलिटी रेट और ज़्यादा कम हो जाती है। तो हर एक कपल 2 बच्चे नहीं पैदा करते हैं, कम करते हैं, तो फिर उस देश की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब 2050 के बाद इंडिया जैसे आगे बढ़ेगा तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगी। अब देखो कितना डिक्लाइन करेगी, इस बारे में भी ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक UN और दूसरा IHME, दोनों के अपने अपने दावे हैं। UN देखो ये कहता है 2100 में इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.45 बिलियन, जबकि दूसरी तरफ IHME ये कहता है इंडिया की पॉपुलेशन 2100 में होगी 1.09 बिलियन, इतनी कम हो जाएगी। ऐसा बोलना है IHME के द्वारा। और UN कहता है कम तो होगी, इतना कम नहीं होगी। उस समय भी इंडिया की पॉपुलेशन 1.45 बिलियन होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना डिफरेंस क्यों है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की एस्टिमेशन में। आर्टिकल में कहा जाता है IHME ने थोड़ा एस्टिमेट गलत लगाया है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से संबंधित। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक मेथड्स। अभी फिलहाल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो डेटा है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से संबंधित, उस डेटा में थोड़ी कमियां हैं और इसी डेटा को आधार बनाया गया है IHME के द्वारा। इसीलिए उन्होंने जो एस्टिमेशन लगाया है कि 2100 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.09 बिलियन हो जाएगी, वो एस्टिमेशन गलत है। इवन देखो, IHME का जो प्रोजेक्शन है वो एज्यूम करता है 2100 में इंडियन वुमेन की एवरेज जो फर्टिलिटी रेट होगी वो होगी 1.29 चिल्ड्रन, यानी एवरेज तौर पर एक कपल 1.29 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेगा। और USA में फर्टिलिटी रेट रहेगी 1.53 और फ्रांस में रहेगी 1.78। तो राइटर के अनुसार ये देखो विश्वास करना मुश्किल है कि इंडिया में कपल्स इतने ज़्यादा कमिटेड होंगे कम बच्चे पैदा करने की तरफ एज कंपेरिजन टू US और फ्रांस। मतलब थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है कि 2100 आते आते हमारे देश में फर्टिलिटी रेट इवन USA और फ्रांस से भी कम होगी
1.29, इसीलिए इनका जो फाइनल प्रोजेक्शन है वो गलत हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, चलो आप मत मानिए, आप यूएन के प्रोजेक्शन को भी मत मानिए, IHME के प्रोजेक्शन को भी मत मानिए, लेकिन हाँ इतना तो साफ है ना कि 2050 आते आते हमारी पॉपुलेशन पीक पर पहुंचेगी, यानी स्टेबलाइज कर जाएगी, उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा पॉपुलेशन का। 1950 के आसपास इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ करती थी ऑलमोस्ट 6 चिल्ड्रन पर वुमन, यानी एवरेज तौर पर एक महिला 6 बच्चे पैदा करती थी 1950s में। आज कितनी है? 2.2, काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट। और कैसे रिड्यूस हुई? देखो ध्यान देने वाली बात है, 1950 से लेके 1980s तक हमारे देश में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा नहीं रिड्यूस हुई। 1950s में कितनी थी? 5.9, और 1980 के आसपास कितनी हुई? 4.9। सिर्फ 1% की गिरावट, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में सिर्फ 17% की गिरावट 20 सालों में। और ये तब जबकि इमरजेंसी में बहुत कोशिश की गई थी, फोर्सफुली नसबंदी भी की गई थी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, लेकिन 1992 से लेकर 2015 के बीच जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 35% कम हो गई, 3.4 से कम होके हो गई 2.2। और देखो हैरानी वाली बात ये है, अभी हमारे देश में 18 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार कौन सी स्ट्रेटजी ने काम किया है कि हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं शायद उनकी वजह से लोगों को पता लगा और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई है। बट राइटर बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। 1975 से लेकर 1994 के बीच जो फैमिली प्लानिंग वर्कर्स हुआ करते थे उनको टारगेट दिया जाते थे कि इतने लोगों का स्टेरिलाइजेशन करना है, इतने कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इतने लोगों का इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्शन होना है। तो ये जो टारगेट्स थे इनको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी बार देखो कोर्जन का भी सहारा लिया जाता था, मतलब फोर्सफुल तरीकों का सहारा लिया जाता था। लेकिन कैरो कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 में। इसमें डिसाइड किया गया था इस प्रकार के टारगेट्स को नहीं अपनाया जाएगा पॉपुलेशन को कम करने के लिए। उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने इंसेंटिव के अप्रोच छोड़कर पनिश करने की अप्रोच अपनाई। जैसे अगर तीसरा बच्चा पैदा होता है तो वर्किंग वुमन को मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, पेड मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो पर्सन पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मतलब इस प्रकार के पनिश करने के काफ़ी सारी पॉलिसीज़ विभिन्न राज्यों में आई ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा ना हो। इस पर राइटर ये बोलती हैं, देखो ये जो मेथड्स थे ना ये भी इनइफेक्टिव रहे। हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुई, उसका श्रेय इन मेथड्स को नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये जो चीज़ें हैं ये तो देखो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी नहीं की जाती हैं। मतलब ज़्यादा ध्यान से कोई देखता नहीं है, तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, ऐसा राइटर बोलना चाहती हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम क्यों हुई? इसका आंसर राइटर के द्वारा दिया जाता है 1990s के बाद हमारे देश में सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आया। एग्रीकल्चर का रोल कम हो गया, दूसरे सेक्टर्स का रोल बढ़ गया देश की जीडीपी में, खास करके सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वैसे आपको ये भी लगा होगा कि इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर क्या असर देखने को मिला। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर पेरेंट्स लगे हुए हैं तो वो अपने बच्चों को वर्कर्स के रूप में देखते हैं। ज़्यादा बच्चे मतलब खेत में ज़्यादा वर्कर्स। और दूसरे सेक्टर्स में अगर पेरेंट्स काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो पेरेंट्स एस्पायरिंग हैं, वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में दूसरे नज़रिए से देखते हैं। वो देखते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ज़रूरी है,
उनको अच्छी कोचिंग दिलवाना ज़रूरी है, तो उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। अब देखो, ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा बच्चों को कोचिंग क्लासेस दिलवानी पड़ेंगी, ज़्यादा स्कूल की फ़ीस लगेगी, तो उनका नज़रिया चेंज हो गया। उनको लगा कि बच्चे कम पैदा करो लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो बच्चे में। इस वजह से पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ रेट हमारे देश में कम होना स्टार्ट हो गई। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जब कम हुई तो ये चीज़ सामने आई कि लोगों का वहाँ पे फैमिली से मोह भंग हो गया कि मतलब फैमिली बनाओ, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा झंझट है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में बल्कि फैमिली के प्रति जो कमिटमेंट है वो और बढ़ गई है कि एक ही बच्चा पैदा करो लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, उसको हर एक चीज़ मुहैया करवाओ उस बच्चे का बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। इसके बाद राइटर लास्ट में बोलते हैं, देखो आज भी काफ़ी जगहों पर, फॉर एग्जांपल यूपी में, बिहार में 1970s की लैंग्वेज देखने को मिलती है पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करने के लिए, कि फोर्स किया जाए, सरकार रूल बनाए पॉपुलेशन को कम करने के लिए। राइटर कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया में एस्पायरेशनल रेवोल्यूशन जो है ऑलरेडी चल रही है, धीरे धीरे पॉपुलेशन अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। अब देखो, इसी से संबंधित एक और आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, वो आर्टिकल भी आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि उस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, तो रिवाइज कर लीजिए। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर बहुत सारे लोगों ने बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर चिंता जाहिर की। कुछ लोगों ने यह कहा, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे देश की, रिसोर्सेज उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंपटीशन कर रही होगी थोड़े रिसोर्सेज के लिए। इससे सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आएगी, सोसाइटी में जो क्राइम है वो बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर कोई कपल 2 से अधिक बच्चे करता है, मान लीजिए तीसरा बच्चा है, चौथा है, पांचवा है, आगे जितने भी बच्चे हैं उनको वोटिंग राइट्स से वंचित कर दिया जाए और सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उनके लाभ से भी उन बच्चों को वंचित कर दिया जाए। समझ गए ना? मान लीजिए किसी कपल के 4 बच्चे हैं, शुरुआत के 2 बच्चों को तो वोटिंग राइट्स और सरकार की स्कीम्स का लाभ मिलेगा, लेकिन तीसरे चौथे बच्चों को और आगे जितने भी बच्चे हैं उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको सरकार की स्कीम्स का लाभ नहीं मिलेगा। आज के आर्टिकल में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का ये जो तरीका है गलत है, ये तरीका सफल नहीं होने वाला है, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होने वाली है। तो अपने व्यू पॉइंट के पक्ष में राइटर काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेके 77 के बीच, इमरजेंसी के दौरान बहुत से मैन की ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी। तो इसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो गया। नुकसान कैसे हो गया? लोगों में डर पैदा हो गया नसबंदी का। वो लोग जो वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन करवाना चाहते थे, यानी अपनी आप से इच्छा से नसबंदी करवाना चाहते थे, उन्होंने भी अपना इरादा त्याग दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट में भी फोर्सफुल तरीके अपनाए गए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन वो तरीके सफल नहीं हुए हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट, देखो किसी भी देश की पॉपुलेशन इन 4 फेसेस से होकर गुजरती है। जब कोई कंट्री डेवलपिंग होती है तो उस देश की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करती है। जैसे आज के समय में अफ्रीका के कई सारे देश वो डेवलपिंग हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रो तो करती है लेकिन धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। मान लीजिए पहले पॉपुलेशन 1 साल में 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी 10% की ग्रोथ रेट से 7% की ग्रोथ रेट से। उसके बाद तीसरे फेज में पॉपुलेशन स्टेबल होने लगती है, जितने पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी घट भी रही है। उसके बाद चौथे फेज में पॉपुलेशन कम होने लगती है। आज के समय में आप कह सकते हो जापान चौथे फेज में है, जापान की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम हो रही है। 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया है, आने वाले 20 सालों में हमारी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी तीसरे फेज में एंटर करने जा रही है हमारी पॉपुलेशन आने वाले 20 सालों में। जैसे जैसे विभिन्न राज्यों में सोशल और इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट होगा, वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होती जाएगी।
इवन देखो आज के समय में हमारे देश के कुछ राज्य, खास करके साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम देखने को मिल रही है। यानी साउथ इंडिया के स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है रिलेटिवली अब स्टेबल हो गई है। बाकी राज्यों की भी पॉपुलेशन हमारे देश में धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी। पॉइंट ये है, जब देखो देश की पॉपुलेशन अपने आप ही स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, तो फिर इस प्रकार के आइडिया को अपनाने की क्या आवश्यकता कि आप कुछ लोगों को इसलिए वोटिंग राइट से वंचित कर दें या फिर सरकार की स्कीम्स के लाभ से वंचित कर दें कि वो किसी कपल के पहला या दूसरा बच्चा नहीं है, बाद वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो ये है, हमेशा से हमारी जो पॉलिसी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, वो सिटीजन्स को वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस प्रोवाइड करने की रही है। जैसे शुरुआत में एग्जाम्पल दिया जाता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का। ये पॉपुलेशन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा फार साइटेड थी, मतलब दूरदर्शी थी। इस पॉलिसी में कहा गया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का हमारा कोई टारगेट नहीं है, टारगेटेड अप्रोच हम नहीं अपनाएंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है लोगों को अवेयर करना, लोग अपने आप से रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विस को अवेल करें, उनके ऊपर सरकार अपना डिसीजन इम्पोज नहीं करेगी। इवन 2017 में अनुप्रिया पटेल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने भी लोकसभा में एक रिप्लाई में कहा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इंडिया में वो टारगेट फ्री है और वॉलंटरी है नेचर में। ये क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है कि वो फैमिली प्लानिंग के लिए किस मेथड को अपनाएंगे। जो मेथड उनको सूट करता है वो उसी मेथड को अपनाएं। फैमिली प्लानिंग के लिए सरकार अपना डिसीजन इंपोज नहीं करेगी उन लोगों पर। चौथा आर्ग्यूमेंट देखो ये है, हम बार बार ये बात करते हैं आज के समय में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। मतलब आज के समय में हमारे देश की वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, उनको हम ट्रेनिंग देके स्किल्स देके देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो विंडो है लंबे समय तक ओपन नहीं रहेगी। जो कुछ हमें करना होगा आज ही करना होगा। हमारे पास आने वाले 10-20 साल हैं, हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन देखो अगर हम फोर्सफुल तरीके से पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली विंडो जो आने वाले ऑलमोस्ट 10-20 सालों के लिए ओपन है, ये तो देखो और भी जल्दी बंद हो जाएगी। 5 सालों में बंद हो जाएगी, 7 सालों में बंद हो जाएगी। तो इसका तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जैसा चल रहा है पॉपुलेशन अपने आप स्टेबल हो रही है, उसे आप होने दीजिए। अभी देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका फायदा उठाइए, देश की इकोनॉमी के साइज को इंक्रीज कीजिए। इसके बाद पांचवा आर्ग्यूमेंट देखो ये है, कुछ लोगों का ये कहना है अगर सरकार इस प्रकार की पॉलिसी अपनाती है कि तीसरा, चौथा या फिर आगे जितने भी बच्चे हों उनको वोटिंग राइट से और दूसरी स्कीम से वंचित कर दिया जाए, तो इसका असर सभी सेक्शंस पे समान रूप से पड़ेगा, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो। लेकिन देखो वास्तव में ऐसा है नहीं। काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हैं ये साफ तौर पर जाहिर करती हैं गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं एज कंपेरिजन टू जो वेल्थिएस्ट लोग हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का ये डेटा है। हमारे देश में जो वेल्थिएस्ट लोग हैं उनकी जो फर्टिलिटी रेट है महिलाओं की, उन फैमिलीज में फर्टिलिटी रेट है 1.5, और जो गरीब से गरीब लोग हैं हमारे देश में उन फैमिलीज में महिलाओं की फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है 3.2, यानी 1.7 फर्टिलिटी रेट का डिफरेंस। तो कहने का मतलब साफ है, आमतौर पे देखो गरीब परिवार जो हैं उनमें बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो अगर सरकार इस प्रकार की पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो गरीब लोगों को इसका ज़्यादा नुकसान होगा, अमीर लोगों को नुकसान नहीं होगा। उनको तो देखो वैसे भी नुकसान नहीं होगा, सरकार की स्कीम्स का वो लाभ भी कम ही लेते हैं। मतलब अमीर लोग थोड़ी ना लाभ लेते हैं, सरकार की स्कीम्स का ज़्यादा लाभ तो गरीब लोग ही लेते हैं ना। तो सरकार इस प्रकार की स्कीम लागू करेगी तो नुकसान किसको होगा? गरीब लोगों को होगा। इसके बाद बात करते हैं 6th आर्ग्यूमेंट की। देखो स्टडी ये भी शो करती है वो महिलाएं जिन्होंने 12th या फिर 12 से अधिक की एजुकेशन प्राप्त की है उनमें एवरेज फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है 1.7 चिल्ड्रन, और वो महिलाएं जिन्होंने कोई स्कूलिंग नहीं प्राप्त की है उनमें एवरेज फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है 3.1। अब एक बात बताइए, महिलाओं को हम शिक्षा नहीं दे सके तो ये किसकी गलती है? क्या ये हमारी गलती नहीं है? क्या ये सरकार की गलती नहीं है कि हम सभी महिलाओं को शिक्षा नहीं दे सके? अगर हम महिलाओं को शिक्षा दे देते तो फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाती। तो ये 6th आर्ग्यूमेंट है, सरकार
एजुकेशन देने पे फोकस करे, ना कि फोर्सफुल तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर। सातवां आर्गुमेंट देखो ये है, स्टडीज ये भी शो करती हैं वो स्टेट्स हैं जहां पे हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं हैं, जहां पे हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, उन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए, आमतौर पर धारणा ये होती है गरीब लोगों में खासकर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जितने बच्चे पैदा किए जाएंगे वो सारे जीवित रहेंगे, उनमें से कुछ बच्चों की डेथ भी हो सकती है। तो कम से कम जब हम बूढ़े होंगे तो कुछ बच्चे तो बचेंगे जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन हेल्थ सर्विसेज अगर अच्छी हों तो लोगों को यकीन हो जाए कि जितने बच्चे वो पैदा कर रहे हैं उतने जीवित भी रहेंगे। आप इस डर से ज़्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए कि उनमें से कुछ की डेथ हो जाएगी, और इसके लिए सरकार को लोगों को यकीन दिलाना होगा। लोगों को यकीन दिलाया जा सकता है हेल्थ सर्विसेज को अच्छा करके। नाइन्थ आर्ग्यूमेंट देखो, अक्सर ये भी देखा जाता है कि बेटे की चाह में कुछ लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं। तो आप जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करो ना, जितना ज़्यादा आप जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करोगे ये भी एक फैक्टर है जो रोल प्ले करेगा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। 10th आर्ग्यूमेंट देखो, ये कहना आसान है कि अगर किसी कपल का कोई तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, तो उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाए और सरकार की स्कीम से वंचित कर दिया जाए। देखो, सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स फिलहाल चला रही है सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत स्कीम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं हेल्थ सर्विसेज से वंचित हो जाएं? नहीं, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये इंप्लीमेंट करना संभव ही नहीं है कि कुछ लोगों को हेल्थ सर्विसेज से या फिर दूसरी सर्विसेज से वंचित कर दिया जाए। अगर देश में गरीबी रहती है, अगर देश में कुछ लोग मालन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, डिजीज से सफ़र करते हैं, तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। बहुत सारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाएगा। 11th आर्ग्यूमेंट जो मिलता जुलता है आर्ग्यूमेंट हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में ऐसे हैं जिनमें फर्टिलिटी रेट जो है फिलहाल अभी 2.1 चिल्ड्रन से कम हो चुकी है। तो 11 आर्गुमेंट्स आप याद कर लीजिए, 11 आर्गुमेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड्स अपनाए जा सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन में यही बात बोली जाती है, हमें इमरजेंसी की गलतियों से सीखना चाहिए। जिस प्रकार से इमरजेंसी में फोर्सफुल तरीका अपनाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और वो तरीका बैकफायर कर गया था, हमें उस गलती से सीखना चाहिए और इस प्रकार के आइडिया पर विचार भी नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन सेकुलरिज्म के फ्यूचर के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई और जो भूमि पूजन हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे हमारा जो सेकुलरिज्म है उसको ठेस पहुंची है। तो ये कंटेस्ट है। बेसिक्स की बात देखो पहले करते हैं। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है, मतलब संविधान में कैसे सेकुलरिज्म हमारे देश में इंश्योर किया गया है, ये बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स पर आधारित है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो देखो ये अडॉप्ट किया गया था कि स्टेट और धर्म के बीच कंप्लीट सेपरेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल फ्रांस में बुर्का पहन के बाहर नहीं निकल सकते। आपको धर्म से रिलेटेड जो भी करना है आप प्राइवेट स्फीयर में कीजिए, पब्लिक में मत कीजिए। स्टेट और धर्म के बीच पूरी तरह से सेपरेशन रहेगा। स्टेट धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। बट हमारे देश में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन बहुत ज़्यादा एम्बेडेड था सोसाइटी में। तो हमने संविधान में प्रिंसिपल डिस्टेंस की रणनीति अपनाई। वैसे तो स्टेट जो है वो सभी धर्मों से दूरी बना के चलेगा। मान लीजिए ये स्टेट है और ये धर्म है। स्टेट जो है सभी धर्मों से एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर स्टेट जो है इंटरवेंशन करेगा। मान लीजिए इंटर रिलीजियस हार्मनी इस्टेब्लिश करनी है, 2 धर्मों के बीच हार्मनी इस्टेब्लिश करनी है, तब स्टेट इंटरवेंशन करेगा। और एक रिलीजन के अंदर भी अगर कुछ वर्गों का शोषण हो रहा है, कुछ सेक्शंस का शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, तब भी स्टेट जो है वो इंटरवेंशन कर सकता है। समझ गए? तो इंडिया की रणनीति क्या थी? हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है? प्रिंसिपल डिस्टेंस का।
वैसे तो स्टेट धर्मों में इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूरी बना के चलेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इंटर रिलीजियस हार्मनी इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर किसी धर्म के अंदर भी इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी पहले हुआ करती थी, तो उसको खत्म करने के लिए स्टेट ने इंटरवेंशन किया। समझ गए? मतलब हमारे संविधान का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो ये कहता है कि स्टेट सभी धर्मों का इक्वल सम्मान करेगा। ऐसा नहीं कि जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है, एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। नहीं, हमारे देश में किसी एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। और दूसरा, वैसे तो प्रिंसिपल डिस्टेंस होगा स्टेट और रिलीजन के बीच, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर स्टेट इंटरवेंशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी धर्म के अंदर अनटचेबिलिटी नहीं टॉलरेट कर सकता स्टेट। अगर अनटचेबिलिटी होती है किसी धर्म में कुछ लोगों के साथ, तो स्टेट फिर इंटरवेंशन करेगा। इसके साथ साथ बिना किसी प्रेफरेंस के रिलीजियस कमिटीज़ के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स को सब्सिडाइज किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, लेकिन बिना प्रेफरेंस के। ऐसा नहीं कि एक धर्म की कमेटी के द्वारा जो स्कूल्स चलाए जा रहे हैं उसको तो सब्सिडाइज किया जाए, लेकिन दूसरे धर्मों की कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल्स को इग्नोर कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। और देखो, ये आसान काम नहीं है। मतलब कहना आसान है कि आवश्यकता पड़ने पर स्टेट इंटरवेंशन करेगा और डिस्टेंस जो बना के रखा है उसे छोड़ देगा, बट हमेशा इस पर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है कि स्टेट को इसके अंदर इंटरवेंशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फिर फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, संविधान में ये जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं हमारे प्रियम्बल में, इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट फिर तय करती है कि यहाँ पर स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को सिर्फ सरकार के द्वारा सस्टेन नहीं किया जा सकता। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म की वैल्यूज़ को सस्टेन करना है तो इसके लिए जुडिशरी की भी कमिटमेंट चाहिए, मीडिया की भी, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट की भी और अलर्ट सिटीजन्स की भी। तो ये तो हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म के मॉडल के बारे में। अब देखो है नेक्स्ट पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म। इस बारे में देखो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को राइटर क्रिटिसाइज करते हैं। शुरुआत में कांग्रेस जैसी पार्टीज को क्रिटिसाइज किया जाता है। इन पार्टीज के द्वारा सूडो सेकुलरिज्म की पॉलिसी अपनाई जाती है। जैसे देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये राग अलापती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, सेकुलर पार्टीज को साथ आ जाना चाहिए। तो फिर शिवसेना के साथ गठबंधन करने का तो औचित्य बनता ही नहीं था। तो राइटर बोलते हैं ये पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म है ही नहीं, ये एक प्रकार से ओपोर्चुनिज्म है। जिसे राइटर बोलते हैं, साबानो केस के बाद प्रोटेस्ट हुआ था और कांग्रेस की उस समय की सरकार ने ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस के सामने घुटने टेक दिए थे और कानून आ गया था। इसके अलावा लेट 1990s में अयोध्या में गेट ओपन कर दिए थे पूजा करने के लिए, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसे पार्टीज क्या करती हैं, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए सेकुलरिज्म का सहारा लेती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्रिटिसाइज किया जाता है राइटर के द्वारा। राइटर कहते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज ने तो प्रिंसिपल डिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और उसी का एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना भूमि पूजन में। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ मेजोरिटी पे फोकस करती हैं, माइनॉरिटीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल है पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का। इसके बाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, आप ध्यान से सुनिएगा। राइटर कहते हैं तो क्या अब इंडिया में सेकुलरिज्म का फ्यूचर है या फिर नहीं है? राइटर इस बारे में बोलते हैं, हमें देखो पास्ट से सीखने की आवश्यकता है। 1930s में, 1940s में क्या था? उस समय देखो दोनों कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम में ट्रैप हो गई थी। उस समय एक विशियस साइकिल चल रहा था, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता था, सोशल एलियनेशन, मतलब हार्मनी बिल्कुल नहीं थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच। ये बात है 1930s की और 1940s की। जब देखो इस प्रकार से मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम देखने को मिलता है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट होता है वेरियस एस्पेक्ट्स में, तो रिलीजन के अंदर रिफॉर्म नहीं हो पाता। समझ गए? हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी दोनों का आपस में टकराव है, विशेष साइकिल चल रहा है कई एस्पेक्ट्स में कन्फ्लिक्ट का।
तो हिंदू धर्म के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेन फोकस ये होगा कि मुस्लिम्स का सामना कैसे किया जाए। उसी प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेन फोकस होगा कि हिंदू कम्युनिटी से अभी फिलहाल डिसहार्मनी है, उसका सामना कैसे किया जाए। ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि इंट्रा रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं आ पाते। क्या अभी हमारे देश में ऐसा सिंड्रोम है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम? इसका आंसर है नो। राइटर ये बोलते हैं फिलहाल देखो मुस्लिम कम्युनिटी वनरेबल है इंडिया में, तो उन्होंने इस सिंड्रोम से अपने आप को अलग कर लिया है। वो फिलहाल कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। अगर एक कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट नहीं चाहती तो दूसरी कम्युनिटी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मौका अब यह है कि हर एक धर्म अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें। यह सिंड्रोम अभी होगा नहीं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम। तो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं अपने धर्म में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें, और हिंदू धर्म में भी जो लोग हैं वो हिंदू धर्म में रिफॉर्म लाने की कोशिश करें। इसके बाद राइटर यूरोप का भी एग्जाम्पल देते हैं। राइटर बोलते हैं यूरोप में देखो चर्च के ऑपरेशन के खिलाफ जो लड़ाई थी वो सिर्फ स्टेट ने नहीं लड़ी थी, वो एक पॉपुलर स्ट्रगल था, जनता का भी इसमें सहयोग था। इसीलिए इंट्रा रिलीजियस रिफॉर्म्स अभी आने चाहिए, हर एक धर्म में रिफॉर्म्स आने चाहिए। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं मैं यूँ नहीं कहता अभी फ़िलहाल इंटर रिलीजियस हार्मनी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है। बट राइटर देखो थोड़ा वैसी बात बोलते हैं जो हम आंसर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइटर बोलते हैं कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है उसके कार्यकाल में इंटर रिलीजियस हार्मनी इस्टेब्लिश करने की दिशा में बहुत कुछ नहीं होने वाला है। मैं इसके प्रति ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। देखो इस आर्टिकल में हमने बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस की जो आंसर में इस्तेमाल करने वाली नहीं है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप इनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, खास करके जीएस में। पॉलिटिकल साइंस की अलग बात है। बट आप सेकुलरिज्म का ये जो मॉडल है राजीव भार्गव ने दिया है, पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, इसके बारे में ज़रूर लिख सकते हो। और अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि सेकुलरिज्म का क्या फ्यूचर है इंडिया में, तब आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। फिलहाल की सिचुएशन में इंट्रा रिलीजियस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी सेकुलरिज्म का एक पार्ट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इटालियन मैरीन से संबंधित केस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इटालियन मैरीन से संबंधित जो केस था उसमें अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला आ चुका है कि इंडिया में केस नहीं चलेगा उन इटालियन मैरीन्स पर जिन पर आरोप है फायरिंग का, उन पर केस चलेगा इटली में। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ये जो फैसला है इसे इंडिया ने मान भी लिया है। बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंची सुप्रीम कोर्ट में कि अब इस केस को हम बंद कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा देखो जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है तब तक चलती रहेगी जब तक कंपनसेशन नहीं दी जाती और सारे जो लीगल इश्यूज हैं वो सेटल डाउन नहीं हो जाते। आर्टिकल में कहा जाता है देखो इसकी आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि इटालियन मैरीन्स ने जिनकी हत्या की है उनकी फैमिलीज कंपनसेशन की हकदार है और उनको प्रॉपर कंपनसेशन दी जानी चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना हम केस को तब तक चलने देंगे जब तक पूरी जो कंपनसेशन है वो नहीं दी जाती। कंपनसेशन मिल जाएगी, बट इससे सिग्नल ये जाता है इंडिया जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को पूरी तरह से नहीं मान रहा है, जानबूझ के सभी केसेस को बंद करने में डिले हो रहा है। अगर कानून की बात करें, वैसे तो देखो संविधान के आर्टिकल 253 में ये कहा गया है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जो है पार्लियामेंट में कानून बना सकती है। तो ये जो फैसला था कोर्ट का है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार सीधा सीधा कानून भी बना सकती थी ताकि सारे केसेस बंद कर दिए जाएं। बट सरकार ने सोचा सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके बंद कर दिया जाए तो कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट में भी जा सकती थी। सीआरपीसी के सेक्शन 321 के तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती ट्रायल कोर्ट में कि हम प्रोसिक्यूटर जो हैं अपना उसे वापस ले रहे हैं, तो ये केस ख़त्म हो जाता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सावधानी बरतना चाहती थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गई। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना
लिटिगेशन तब तक बंद नहीं होगी जब तक हेफ्टी फाइन नहीं मिल जाता। तो इटली को यूं भी लग सकता है कि इंडिया इसे बार्गेनिंग पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है ज़्यादा कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए। तो ये इंडिया की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। अब लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैन एथिक्स सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया? कमेंट करना है आपको। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, सबसे पहले हम थॉट प्रोसेस पे बात करते हैं, आपको कैसे सोचना है। कई बार कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि एकदम से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, माइंड ब्लैंक हो जाता है कि कैसे इंटरलिंक किया जाए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे आपके माइंड में थॉट्स आते हैं और कैसे उनको चैनलाइज करना है। देखो, जब भी हमारे देश में पॉवर्टी और हंगर की बात आती है तो इस प्रकार की बातें चलती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में रिसोर्सेज तो बहुत हैं, सरकार स्कीम्स भी बहुत चलाती है, बट उन स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाता जनता को। और ऐसा क्यों होता है? सोचिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है करप्शन के कारण। हालांकि काफ़ी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है करप्शन। तो अगर पब्लिक ऑफिशियल्स में हम एथिक्स को इनकलकेट कर दें तो वो करप्शन कम करेंगे। करप्शन अगर वो कम करेंगे तो सरकार की स्कीम्स का लाभ जो है वो बेहतर ढंग से जनता को प्राप्त हो सकेगा और इससे पॉवर्टी और हंगर जो है वो खत्म होगा। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। अमर्त्य सेन ने एक बार क्या कहा था, 1943 में जो फेमिन आया था उस समय देखो फूड की कमी नहीं थी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया था। अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि वहां पे अनाज पहुंचाया जाए जहां पर कमी है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हुए और उनकी डेथ हो गई। अगर अंग्रेजों के अंदर एथिक्स होते तो वो फूड पहुंचाते जहां पे फूड की कमी थी और इतने ज़्यादा लोग भुखमरी से नहीं मरते। अब देखो, गवर्नमेंट लेवल पर इंटरलिंक करने के बाद आप इंडिविजुअल लेवल पर भी इंटरलिंक कर सकते हो एथिक्स को पॉवर्टी एंड हंगर से। इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, अगर आपको दिखेगा कोई पर्सन भूखा है, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं आया है और आपके अंदर एथिक्स हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन की मदद करोगे। तो मतलब अगर जितने ज़्यादा लोग एथिकल होंगे उतने ही ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करने के लिए वो आगे आएंगे और भूख से शिकार लोगों की मदद करने के लिए वो आगे आएंगे। तो इस थिंकिंग लाइन पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये तो सिर्फ देखो, हमने कुछ पॉइंट्स के एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बट आप खुद की एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कीजिए। क्योंकि देखो, कोई भी जो आंसर है वो मॉडल आंसर नहीं होता। इनोवेशन का स्कोप जो है वो हमेशा रहता है। मेन जो है वो थॉट प्रोसेस डेवलप होना जरूरी है। क्वेश्चन में शुरुआत में आप इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताओगे, पॉवर्टी और हंगर के बारे में आप बताओगे कैसे पॉवर्टी और हंगर जो है इंडिया में प्रिवेलेंट है। थोड़ा सा आपके पास 1-2 फैक्ट है तो वो भी आप बता दोगे, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं करना इन पे। शुरू में 1-2 लाइनें आप लिख सकते हो। एथिक्स की डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन फोकस सिर्फ एथिक्स पर नहीं है। एथिक्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है, दोनों की इंटरलिंकिंग के बारे में क्वेश्चन है। एथिक्स के बारे में लिखना हो तो 1 लाइन में आप बता सकते हो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं जो गाइड करते हैं इवेल्युएट करने के लिए सोसाइटी में कौन से एक्शन सही हैं, कौन से एक्शन गलत हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि अगर कोई पर्सन मोरल है, एथिकल है, तो इससे वो एक्शन लेता है उन लोगों की मदद करने के लिए जो पॉवर्टी का शिकार हैं या फिर हंगर का शिकार हैं। तो ये हमने एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया। आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।